5,000 का टैंकर आता है मीठा, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं। नमस्ते। पाकिस्तान में जो हो रहा है वह सिर्फ पानी की कमी नहीं है, यह एक ऐसा साइलेंट विस्फोट है जो बिना आवाज़ के पूरे सिस्टम को अंदर से तोड़ रहा है। ऊपर से सब सामान्य दिख सकता है, लेकिन ज़मीन के नीचे पाइपलाइनों के अंदर और सूखते डैम के तल में एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो किसी भी देश को घुटनों पर ला सकती है। और सबसे खतरनाक बात यह कि यह संकट अचानक नहीं आया, यह धीरे धीरे बढ़ा और अब उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां इसे रोकना आसान नहीं है। आज हालात यह है कि कई शहरों में 48 से 72 घंटे तक पानी नहीं आता, और जब आता है तो इतना कम कि हर घर तक पहुंच ही नहीं पाता। गांव में लोग कई कई किलोमीटर चलकर पानी ला रहे हैं, और जो पानी मिल रहा है वह भी कई जगह पीने लायक नहीं है। यानी यह सिर्फ कमी नहीं है, यह एक ऐसा जाल है जिसमें पूरा सिस्टम फंस चुका है और हर दिन और ज़्यादा उलझता जा रहा है। यह संकट अब सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं रहा, इसकी लपटें बाहर तक महसूस की जा रही है, क्योंकि एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था पानी, खेती और बिजली पर टिकी हो, जब वही तीनों एक साथ दबाव में आ जाए तो असर सीमाओं में नहीं रुकता। और यही अब हो रहा है। पानी की कमी धीरे धीरे आर्थिक संकट में बदल रही है, और आर्थिक संकट अब वैश्विक असर दिखाने लगा है। पाकिस्तान के पास पानी स्टोर करने की क्षमता बेहद सीमित है, सिर्फ करीब 30 दिन का बैकअप। तुलना करें तो भारत जैसे देश के पास लगभग 150 से 170 दिन का स्टोरेज है। यानी अगर सप्लाई में हल्की सी भी रुकावट आती है तो पाकिस्तान के पास संभलने का समय ही नहीं है। और यही सबसे बड़ा खतरा है, समय खत्म हो रहा है। अब असली खेल समझिए। पाकिस्तान का पूरा जल सिस्टम स्टोरेज पर नहीं बल्कि रोज आने वाले पानी पर टिका है। यानी हर दिन जितना पानी आया उसी से दिन चला। लेकिन जैसे ही ये फ्लो 100% से घटकर 80 या 70% होता है, शुरुआत में फर्क छोटा दिखता है, पर कुछ ही दिनों में डैम का स्तर गिरता है, सप्लाई टूटती है और शहरों में पानी गायब हो जाता है। यही वह बिंदु है जहां सिस्टम कंट्रोल से बाहर जाने लगता है। अब इसे मिडिल ईस्ट से जोड़िए, क्योंकि यहीं से यह संकट बड़ा होता है। खाड़ी देशों सऊदी अरब, यूएई, कतर में काम कर रहे लाखों पाकिस्तानी हर साल 25 से 30 बिलियन डॉलर भेजते हैं। यही पैसा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संभालता है। लेकिन जब देश के अंदर हालात बिगड़ते हैं, खर्च बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो यह पैसा भी दबाव में आने लगता है। यानी जो सारा था वही अब कमजोर पड़ रहा है। और अब अगला झटका खेती। खाड़ी देश खुद खाने पीने के लिए आयात पर निर्भर हैं। अगर पाकिस्तान में गेहूं, चावल और कपास का उत्पादन गिरता है तो इसका असर वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ता है। सप्लाई घटती है, कीमतें बढ़ती है और महंगाई दूसरे देशों तक फैलती है। यानी यह सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है, यह एक फैलता हुआ दबाव है। अब जरा इस पूरे सिस्टम को जोड़िए। पानी कम, खेती प्रभावित, बिजली कम, उद्योग धीमा और एक्सपोर्ट गिरता हुआ। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें हर समस्या दूसरी को और गहरा करती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब धीरे धीरे होता है, बिना शोर के। जब तक लोगों को समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत लोग कहेंगे कि इसकी वजह बाहर है, लेकिन सच्चाई अंदर छिपी है। पाकिस्तान हर साल करीब 4.3 बिलियन क्यूबिक मीटर गंदा पानी पैदा करता है, लेकिन उसमें से 1% से भी कम ट्रीट हो पाता है। यानी 99% पानी बिना साफ हुए वापस सिस्टम में जाता है। इसका मतलब यह है कि जो पानी बचा है वही धीरे धीरे जहर बन रहा है। और जब पानी जहर बनने लगे तो संकट सिर्फ बढ़ता नहीं, खतरनाक हो जाता है। और सबसे बड़ा झटका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पाकिस्तान हर साल लगभग 16 से 18 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात करता है, लेकिन इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए बिजली और कपास चाहिए, और दोनों ही इस समय संकट में है। हाइड्रो पावर जो कुल बिजली का 25 से 30% देती है, उसमें 20 से 25% तक की गिरावट के संकेत है। इसका सीधा मतलब फैक्ट्रियां बंद, मशीनें रुकी, लागत बढ़ी। दूसरी तरफ कपास की खेती पर पानी की कमी का सीधा असर पड़ा है। उत्पादन गिरा तो आयात बढ़ेगा, आयात बढ़ा तो डॉलर पर दबाव, और फिर वही कहानी, महंगा माल, कमजोर प्रतिस्पर्धा। और यही भारत जैसे देश मौके का फायदा उठाते हैं।
यानी बाजार धीरे धीरे हाथ से फिसलता जाता है। अब तीसरा झटका चावल। पाकिस्तान हर साल करीब 2.5 से 3 अरब डॉलर का चावल निर्यात करता है, लेकिन पानी की कमी ने धान की खेती को भी खतरे में डाल दिया है। अगर उत्पादन गिरा तो खरीदार तुरंत विकल्प ढूंढेंगे और एक बार बाजार छूटा तो वापस पाना आसान नहीं होता। यानी यह सिर्फ एक फसल नहीं, यह बाजार की लड़ाई है। अब एक और सच्चाई, यह संकट अचानक नहीं आया, यह सालों की तैयारी की कमी का नतीजा है। स्टोरेज नहीं बढ़ाया गया, सिस्टम अपडेट नहीं किया गया, लीकेज रोका नहीं गया और जब तक समस्या छोटी थी तब तक उसे नज़रअंदाज किया गया। लेकिन अब वही समस्या विकराल हो चुकी है और अब जब हालात इस मोड़ पर है तो फर्क सिर्फ इतना नहीं पड़ेगा कि पानी कितना है, फर्क यह पड़ेगा कि सिस्टम कितने दिन टिकेगा। क्योंकि जब पानी घटता है तो सिर्फ प्यास नहीं बढ़ती, बल्कि एक देश की आर्थिक सांसें भी धीमी पड़ने लगती है। कहने वाले कहेंगे कि पाकिस्तान की यह हालत भारत की वजह से है कि ऊपर से पानी रोका गया और नीचे सिस्टम बैठ गया। सोचिए अगर भारत अपने हिस्से का पूरा पानी रोक दे तो क्या होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 10% पानी भारत इस्तेमाल कर रहा है और अगर भारत ने पाकिस्तान जाने वाला 50% पानी रोक दिया तो क्या पाकिस्तान जिंदा रह पाएगा। पर कहने वाले कभी नहीं कहेंगे कि समस्या भारत नहीं, खुद पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती बाहर नहीं, अंदर है। अब जब हालात इस मोड़ पर है तो फर्क सिर्फ इतना नहीं पड़ेगा कि पानी कितना बचा है, कितने दिन का बचा है, फर्क यह पड़ेगा कि सिस्टम कितने दिन टिका रहेगा। क्योंकि जब पानी घटता है तो सिर्फ प्यास नहीं बढ़ती, बल्कि एक देश की आर्थिक सांसें भी धीमी पड़ने लगती है। और यही वह अंतिम बिंदु है जहां एक साधारण जल संकट धीरे धीरे आर्थिक आपदा बन जाता है और फिर एक ऐसा झटका देता है जिससे उबरना आसान नहीं होता। मतलब साफ है, कभी कभी छोड़ा गया एक तीर कई जगह वार करता है। आज इसे कोई देखे या नहीं देखे, पर प्यास से तड़पता पाकिस्तान महसूस कर रहा है। भारत ने कुछ नहीं किया, जो किया पाकिस्तान ने किया। मई 2025 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया था कि भारत अपने हिस्से के पानी का पूरा उपयोग करेगा, तो इसे सिर्फ एक बयान समझा गया था, लेकिन जमीन पर इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा था। क्योंकि व्यवस्था के अनुसार भारत के पास पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज का पूरा अधिकार है, जिनका कुल प्रवाह औसतन करीब 33 मिलियन एकड़ फीट के आसपास माना जाता है। अब तक हकीकत यह रही कि इस पानी का एक हिस्सा करीब 8 से 10 MAF पूरी तरह उपयोग नहीं हो पाता था और बहकर पाकिस्तान की तरफ चला जाता था। यानी भारत अपने हिस्से का लगभग 65 से 70% पानी इस्तेमाल कर पा रहा था, जबकि 30% के आसपास पानी बिना उपयोग के निकल जाता था। लेकिन अभी तो 10% पानी इस्तेमाल हो रहा है। जिस दिन 100% होगा उस दिन हीरा मंडी में एक भी तहमंद गीला नहीं मिलेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।